का इस सत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज ये जो हमारा सत्र होगा वो हिंदी भाषा की जो कक्षाएं चल रही हैं उसमें अगर हम देखें तो आज यह जो सत्र है वो हमारा है संज्ञा के विकार पर आधारित। तो संज्ञा के विकार पे आधारित होने का तात्पर्य क्या है? मैंने जब शेड्यूल आपको दिया था तो मैंने वहाँ पे आपको ये बताया था कि संज्ञा और उसके जो रूप हैं लिंग, वचन और कारक, उनको हम पहले पढ़ लेंगे। कल हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि सर्वनाम की चर्चा पर चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वनाम से पहले हम किसको जान लेते हैं? तो जान लेते हैं संज्ञा के विकारों को। तो संज्ञा के 3 विकार होते हैं, एक होता है लिंग, दूसरा होता है वचन और तीसरा होता है कारक। तो ये हमारे क्या हो गए? 3 विकार हो गए, जिसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? तो लिंग हो जाएगा। एक सूचना भी बता देते हैं आप लोगों को कि जो हमारे हिंदी के टॉपिक चल रहे हैं इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इससे क्या बन सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, या इससे संबंधित कोई पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराई जाएगी। यह टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने कमेंट कर रखा है, उस पर एक लिंक होगी, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। तो जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त होती रहेंगी। जैसे मान लो मैंने संज्ञा का टॉपिक पूरा कर लिया है तो संज्ञा से कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं मैंने बताया था, जैसे भाववाचक संज्ञा से, तो भाववाचक संज्ञा से किस प्रकार का परिवर्तन होता है, कौन कौन से शब्द बनते हैं, वो मैंने उस पीडीएफ में दे रखे हैं। और वहीं पे मैंने 15 से 16 प्रश्न भी बनाए हैं जो वर्तमान में पूछने का ट्रेंड है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले यानी कि 7 और 8 तारीख को सीटेट की परीक्षा संपन्न हुई है। वहां से परीक्षा का जो पैटर्न देखने को मिला है उसमें बड़ी विविधता देखने को मिल रही है। खासकर जो हिंदी विषय है उसमें इस बार के प्रश्न थोड़ा सा प्रश्न जो है वो तो सरल है, लेकिन उनका जो पूछने का तरीका है वो बदला हुआ आपको दिखाई देगा। तो जैसे सामान्यतः सीटेट में क्या होता है, 2 पैराग्राफ आपको दिए जाते हैं, एक गद्यांश हो सकता है, एक पद्यांश हो सकता है। तो गद्यांश और पद्यांश से क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं। तो जो व्याकरण आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सीटेट जैसी परीक्षाओं में क्या होती है, एक पैराग्राफ के माध्यम से पूछी जाती है। प्रत्यय क्या है, इसमें संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या होगा, कोई वाक्य दे दिया उसमें आपसे पूछ लिया संधि क्या होगा, कोई शब्द और दे दिया उसमें समास पूछ लिया, तो ऐसे प्रश्न वहां से बनते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक पीडीएफ आपको देंगे, उससे जो भाववाचक संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण संज्ञाएं होंगी वह होंगी उसमें, और साथ में कुछ प्रश्न होंगे जिनको आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। पीडीएफ के द्वारा प्रैक्टिस करें या उसको निकाल के प्रिंट ले लें, वहां से प्रैक्टिस करें। साथ में हम उसी के साथ उसके आंसर भी आपको दे देंगे। अगर किसी को किसी भी प्रश्न में दिक्कत होगी तो कमेंट के माध्यम से बताएगा, हम उसका निराकरण करेंगे। वैसे ही अगली कक्षा में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर जो पेपर जो पीडीएफ आपको हम देंगे उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लिया करेंगे, जिससे आपको पढ़ने में सहूलियत रहे। तो आइए आज हम जोड़ते हैं लिंग टॉपिक से। यहाँ से विविध प्रश्न बनते हैं और उनका वैविध्य अधिक होता है। आइए लिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि लिंग क्या होता है, तो लिंग का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है चिन्ह। जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? तो चिन्ह कहते हैं या निशान कहते हैं। यानी कि लिंग का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? चिन्ह या निशान होता है। अगर हम यहीं पे बात कर लें कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई 2 वाक्य यहाँ पे उदाहरण के लिए क्या कर रखे हैं, आपके सामने लिख रहे हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि लिंग क्या है या किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2-3 उदाहरण आपके सामने लिख दूं। सबसे पहले जैसे मान लो मैंने एक वाक्य लिख दिया, लड़का दौड़ता है। लड़का दौड़ता है, तो अगर लड़का दौड़ता है ये वाक्य मैंने लिख दिया। इसी तरह से अगर मैंने लिख दिया रीता खाना खाती है, रीता खाना खाती है, तो आप इन दोनों वाक्यों को यहाँ पर देखेंगे
तो लड़का दौड़ता है, तो क्रिया से पता चल रहा है कि जो शब्द है कैसा है, पुल्लिंग है। कैसा है? तो पुल्लिंग है। इसी तरह से रीता खाना खाती है, यहाँ से क्रिया से पता चल रहा है तो रीता कैसा शब्द है, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य आपसे यह है कि इन दोनों वाक्यों में क्रिया को हम देखकर ये बतला पा रहे हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो सामान्यतः अगर हम बात कर लें हिंदी में कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में सामान्यतः लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पुल्लिंग और दूसरे होते हैं स्त्रीलिंग। तो ये हो गया पुल्लिंग और ये हो गया स्त्रीलिंग। अब बात आ गई कि लिंग है क्या, लिंग की परिभाषा क्या बनेगी। तो आप यह कह सकते हैं ऐसा शब्द या ऐसे शब्द जहां से पुरुष जाति का या स्त्री होने की या स्त्री जाति का बोध होता है, क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। तो दो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं महत्वपूर्ण। लिंग क्या है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो चिन्ह या निशान है। जिससे पुरुष जाति का या फिर स्त्री जाति का बोध हो तो क्या हो जाएगा? हमारा लिंग कहलाएगा। ये तो सामान्य सी चीजें हैं, ये आप जानते ही होंगे। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो अपवाद से बनते हैं। अपवाद का तात्पर्य यह है कि मान लो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन से हैं, तो ये जरूरी नहीं कि उसमें से मान लो आपने अंगों की बात कर ली तो अंगों में सारे के सारे पुल्लिंग हो या सारे के सारे स्त्रीलिंग हो। तो यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि कौन से पुल्लिंग होंगे और कौन से स्त्रीलिंग होंगे। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे? यहाँ पे यह देखेंगे कि जो उनके अपवाद है, मान लो कोई शब्द है वो पुल्लिंग नहीं होता, केवल स्त्रीलिंग होता है, तो अपवाद से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। तो हम अभी समझेंगे कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को हम अच्छे से हैंडल कर पाए। तो देखिए, ये आप समझ गए होंगे कि लिंग क्या है। इसको हम साफ करते हैं। तो हिंदी में लिंग कितने होते हैं? दो ही होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और दूसरा क्या होता, तो स्त्रीलिंग होता है। जबकि इंग्लिश में आप देखेंगे तीन लिंग होते हैं ना, न्यूट्रल की वहां पे हम बात कर लेते हैं। अब अगर हमने कल आपको एक चीज पढ़ाई थी कि एक होता है प्राणिवाचक, प्राणिवाचक संज्ञा, और दूसरा होता है अप्राणिवाचक संज्ञा, अप्राणिवाचक संज्ञा। यहां से प्रश्न बनते हैं। यानी कि संस्कृत के जो विद्वान है उन्होंने कई परिभाषाएं बनाने की कोशिश की लिंग में कि लिंग को हम पहचान पाए, लेकिन ये सर्वमान्य सिद्धांत आज तक प्रस्तुत नहीं हुए हैं, क्योंकि इसमें संस्कृत के भी शब्द होते हैं, कुछ हिंदी तद्भव शब्द भी आते हैं। तो खासकर अगर हम देखें तो प्राणिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो यहां से पुरुष या तो स्त्री जाति को हम सीधे सीधे पहचान सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था प्राणिवाचक क्या होते हैं, ये सजीव होते हैं। अप्राणिवाचक से जो प्रश्न बनते हैं ये थोड़ा सा कैसे होते हैं, तो जटिल होते हैं। यानी कि अप्राणिवाचक संज्ञाओं को पहचानना लिंग के अंतर पर थोड़ा सा क्या होता है, कठिन होता है। जैसे लीची है, पहाड़ है, पर्वत है, ये किस प्रकार के शब्द हैं, तो ये समझ पाना थोड़ा सा क्या होता है, कठिन होता है। इसीलिए जो प्रश्न बनते हैं वो कहां से बनते हैं? अप्राणिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक दो वाक्य लिख दूं और आपको ये समझाऊं कि इसमें किस प्रकार से हम पहचान पा रहे हैं, तो जैसे मैंने सबसे पहला एक वाक्य यहाँ पे यह लिख दिया कि आदमी भोजन कर रहा है, आदमी भोजन कर रहा है, आदमी भोजन कर रहा है, एक ये मैंने वाक्य लिख दिया। इसी तरह से अगर एक मैं और वाक्य लिख दूं आपके सामने, औरत खाना बना रही है, औरत खाना बना रही है, खाना बना रही है, बना रही है। इसी तरह से अगर हम यहाँ और दो वाक्य लिखना चाहें, जैसे कूलर चल रहा है, कूलर चल रहा है, कूलर चल रहा
है। एक मैंने ये वाक्य लिख दिया आपके सामने से कि कूलर चल रहा है। हवा चल रही है, हवा चल रही है। चलने की अपेक्षा यहाँ पे एक सब शुद्ध शब्द ले लें, बह रही है। हवा क्यों बहती है, हवा बह रही है। अब देखिए ये दोनों संज्ञाएं कैसी हैं, प्राणीवाचक है, सजीव है। आदमी को और क्रिया को देख के पता चलता है कैसे होंगे, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। औरत खाना बना रही है, क्रिया को देखकर हमने क्या पता लगा कि स्त्रीलिंग के शब्द हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कूलर और हवा, तो ये कैसी संज्ञा है, अप्राणीवाचक है। तो यहाँ पे किसके द्वारा हम लगाएंगे, कूलर चल रहा है, क्रिया के द्वारा। ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। हवा बह रही है, ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो यानी कि अप्राणीवाचक संज्ञाएं जो होती हैं उनका अगर लिंग निर्धारण कर रहे होंगे हम, तो या तो हम किसको देख रहे होंगे, क्रिया को देख रहे होंगे। जबकि प्राणीवाचक संज्ञा में क्या देखते हैं हम, नर या मादा जाति को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, क्रिया को देखेंगे। यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अप्राणीवाचक जो हमारी संज्ञाएं हैं उनमें लिंग निर्धारण के समय या लिंग पहचान करते वक्त हम क्रिया लगाकर देख सकते हैं कि अगर वो स्त्री जाति के लिए प्रयोग हो रही है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और अगर पुल्लिंग के लिए प्रयोग हो रहा है तो पुल्लिंग हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक वाक्य और लिख दिया आपके सामने कि यह बड़ी कुर्सी है, मान लो मैंने यह लिख दिया वाक्य, यह बड़ी कुर्सी है, यह बड़ी कुर्सी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तो बड़ी ये विशेषण है और दूसरा क्या है, कुर्सी ये विशेष्य है और है। तो यहाँ पे हम विशेषण देख कर भी ये बात कह पा रहे हैं कि कुर्सी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। यानी कि अप्राणीवाचक संज्ञाओं की पहचान करने के लिए वाक्य में हम क्रिया देखेंगे किस रूप की लग रही है, या फिर हम विशेषण देखेंगे कैसा लगा हुआ है, तो वह क्या हो जाएगा, अप्राणीवाचक संज्ञा में लिंग विधान कर पाएंगे, यानी कि पहचान कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि प्राणीवाचक संज्ञाओं में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखकर ही पता चल जाता है, जबकि अप्राणीवाचक संज्ञाओं में हम क्या करते हैं, तो क्रिया देखते हैं या तो फिर विशेषण देखते हैं। तो ये मैंने बात बता दी आपको कि लिंग क्या है, लिंग किसे कहते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और दूसरा क्या होता है, तो स्त्रीलिंग होता है। जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की कैटेगरी है वो किस आधार पर बांटेंगे, तो एक प्राणीवाचक संज्ञा के आधार पर और दूसरा अप्राणीवाचक संज्ञा के आधार पर बांटेंगे। जो प्रश्न बनने का सबसे अधिक हिस्सा है वो कौन सा हो जाएगा, तो प्राणीवाचक संज्ञाओं का कम होता है, जबकि किसका अधिक होता है, तो अप्राणीवाचक संज्ञाओं का अधिक होता है। अप्राणीवाचक संज्ञाओं का अगर पहचान करना है तो किस आधार पर करेंगे लिंग विधान करते समय, तो एक तो हम क्रिया देखेंगे और दूसरा क्या देखेंगे, विशेषण देखेंगे। तो आगे हम कुछ नियम लिख देते हैं। देखिए एक तरफ पुल्लिंग हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जहां से प्रश्न अधिक बनते हैं उन्हीं की बात आपसे करेंगे। जैसे अप्राणीवाचक पुल्लिंग में जो हम हमेशा क्या रहते हैं, एक तरफ हम लिख देते हैं सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द क्या क्या होते हैं, जो सदैव क्या रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं। दूसरी तरफ सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो यहीं पे हम अपवाद की बात करेंगे, अपवाद की बात करेंगे जहां से प्रश्न बनता है। तो अगर इसमें हम सबसे पहले देखें कि सदा पुल्लिंग रहने वाले जो शब्द हैं, इसमें जो सबसे पहले हैं वो है हमारे शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम क्या होते हैं, सदैव पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं, मैं अपवादों को बता देता हूं। वो हमेशा क्या रहते हैं, पुल्लिंग नहीं रहते हैं, क्या रहते हैं, तो स्त्रीलिंग रहते हैं। क्या रहते हैं, स्त्रीलिंग रहते हैं। और यहीं से प्रश्न बनता है। तो अपवाद क्या क्या हो सकते हैं, अगर हम देखें तो कोहनी कलाई, कोहनी कलाई,
नाक, कुहनी, कलाई, नाक, आंख, जीभ, आंख और जीभ, ये सब क्या होते हैं तो स्त्रीलिंग होते हैं। और भी शब्द होते हैं एक आध, लेकिन हम उनकी ज्यादा बात करेंगे यहाँ पे जहां से प्रश्न बनने की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे शरीर के जो अंग हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जो केवल क्या रहते हैं, स्त्रीलिंग रहते हैं। तो कौन कौन से रहते हैं, कोहनी है, कलाई है, नाक है, आंख है, जीभ है, ये हमेशा क्या रहते हैं, स्त्रीलिंग रहती है, अपवाद है, पुल्लिंग नहीं होते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरी बात यहाँ पे कर लें कि दूसरा क्या हो जाएगा, जो सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्दों के अंतर्गत आता है, तो इस दूसरे में रत्नों के नाम, यानी कि जो रत्न आभूषण होते हैं, रत्नों के नाम, जो रत्नों के नाम है वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें अपवाद कौन से हैं, जो पुल्लिंग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपवाद की आपसे बात कर ले कि इसमें ऐसे कौन कौन से हैं जो अपवाद हैं, तो मणि, अगर शब्द क्या लिख दिया जाए, मणि, तो जो मणि है वो क्या होता है, वो होता है हमारा स्त्रीलिंग। क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। शेष जितने हैं रत्न वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो ये याद रखेंगे आप, यहां से प्रश्न बन जाता है। तीसरा अगर आपसे हम बात कर लें कि क्या हो जाएगा, जो सदा क्या रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं धातुओं के नाम। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा धातुओं के नाम, धातुओं के नाम। तो धातुएं, जितनी धातुएं होती है सबकी सब क्या होती है, पुल्लिंग होती है। लेकिन चांदी क्या है, अपवाद है। चांदी क्या है, तो अपवाद है। चांदी क्या रहती है, तो स्त्रीलिंग रहती है, यानी कि ये क्या रहती है, तो स्त्रीलिंग रहती है। इसी तरह से अगर हम अगला देख लें कि चौथा हमारा क्या हो जाएगा, जो हमेशा क्या रहता है, पुल्लिंग रहता है, तो अनाज, अनाज के जो नाम है, अनाजों के नाम, अनाजों के जो नाम होते हैं वो क्या रहते हैं, तो वो सदा पुल्लिंग रहते हैं। तो इन अनाजों के नामों में कौन कौन से ऐसे हैं जो अपवाद हैं, तो इसमें याद रखेंगे मकई, मूंग, मकई, मूंग, ये हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि क्या हो गए, तो ये हमारे अपवाद हो गए, अपवाद हो गए। शेष जितने अनाज होंगे वो सब के सब क्या रहेंगे, तो पुल्लिंग रहेंगे। मैंने पहले ही आपको बता दिया, मैं केवल उन शब्दों, अपवादों में उन शब्दों को लिख रहा हूं जहां से प्रश्न बहुतायत बनते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल दो ही होते, एक आध और भी हो सकते हैं, लेकिन हम केवल किसको लिख रहे हैं जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। तो इसी तरह से अगर हम और देख लें कि और क्या हो सकते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, तो पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम इसी के अंतर्गत है पुल्लिंग में, पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें ऐसे कौन कौन से पेड़ हैं जो पुल्लिंग नहीं होते हैं, अपवाद की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो लीची, नाशपाती, नारंगी, लीची, लीची, नारंगी और नाशपाती, नाशपाती, यानी कि ये जो होते पेड़ ये सब के सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। शेष जो पेड़ होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह से अगर हम अगला देख लें कि द्रव पदार्थों में जो द्रव पदार्थ है हमारे, द्रव पदार्थ वो क्या होते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं। द्रव माने बहने वाले, यानी कि वो सब के सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद हैं जो क्या नहीं होते हैं, पुल्लिंग नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। और वो अपवाद क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चाय, स्याही, शराब, चाय, स्याही और क्या हो जाएगा, शराब हो जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। ये क्या रहते हैं, स्त्रीलिंग रहते हैं। जबकि शेष जो द्रव पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, तो हमारे पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह से अगर हम अगला देखें तो आप देखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र जैसे जल, स्थल, ये सब के सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन पृथ्वी, झील, घाटी, यानी कि
पृथ्वी, झील और घाटी, ये जो शब्द हैं ये क्या रहते हैं? स्त्रीलिंग रहते हैं, स्त्रीलिंग रहते हैं। यानी कि ये अपवाद है भौगोलिक क्षेत्रों में। शेष जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन पृथ्वी, झील, घाटी ये हमेशा क्या रहते हैं? स्त्रीलिंग रहते हैं। इसलिए पुल्लिंग के क्या हो गए? अपवाद हो गए। इसी तरह से अगर हम और देखें कि अप्राणवाचक संज्ञा के अंतर्गत और क्या क्या हो सकता है, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसे और एक आध शब्द हैं जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, लेकिन वो कहाँ पे आ जाएंगे? जब हम पढ़ेंगे सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, तो इसी अंतर्गत समाहित हो जाएंगे। यानी कि इसमें हम उनको लिखेंगे, उन अपवादों को लिखेंगे जो पुल्लिंग होते हैं, है ना।